ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 10 को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 2025 के लिए ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ टेस्ट 10 को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 10 है ये। और इसी प्रकार से मैंने आपको ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस के लिए फुल लेंथ टेस्ट 1 से लेकर के 9 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, इस टेस्ट को पूरा लगा लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 10 को हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ टेस्ट 10 को हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। और इसी प्रकार से मैंने आपको ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 1 से लेकर के 9 तक को मैंने आपको कवर कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि सरकार के अंगों में शामिल है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि सरकार के अंगों में शामिल है और यहाँ कूट में से आपको राइट आंसर चुन करके बताने हैं। चलिए सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा कि सरकार के अंगों में शामिल है। चलिए तो देखिए, आपको पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है ना। विधायिका वह अंग है जो कानून बनाता है, कार्यपालिका वह अंग है जो कानूनों को लागू करता है और सरकार चलाता है, और न्यायपालिका वह अंग है जो कानूनों की व्याख्या करता है और विवादों का निपटारा करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, यानी कि 1 2 3 राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और देखिए फ्रेंड्स, इस टेस्ट को इस प्रकार से लगाइए, ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा दे रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक सेशन के एंड में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखिए, भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। अच्छा, संविधान सभा में सदस्यों में अनुसूचित जनजाति की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 33 थी। ये प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। ठीक है। अच्छा, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट बताइए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है ना। अच्छा, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर। अच्छा, संघ संविधान शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान शक्ति के समिति के अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रध्वज एवं तदर्थ समिति के अध्यक्ष तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? अब देखिए, इस तरह का सिचुएशन है
जब किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसकी भी नियुक्ति नहीं हो, तो उस कंडीशन में कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उस कंडीशन में कौन होगा, तो ये आपके सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश वही कार्य करता है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तब उपराष्ट्रपति रहेगा, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है, ठीक है ना, यहाँ वरिष्ठतम बना लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है ना, और मिलान करना है और कूट में से आपको राइट आंसर यहाँ पर चुन करके बताना है। ठीक है ना, चलिए पहले हम लोग मिलान कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के रीट संबंधी अधिकार, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के, तो ये आपका किस में है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3। उसके बाद देखिए उच्च न्यायालय के रीट संबंधी अधिकार, तो उच्च न्यायालय का हो जाएगा आपका अनुच्छेद 226, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए उच्चतम न्यायालय की अपनी आदेश या निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति, तो फ्रेंड्स ये आपका किस में है, 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 137। और देखिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, तो ये आपका हो जाएगा 124। चलिए इसे मिला लेते हैं पहले हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के रीट संबंधी अनुच्छेद 32, ठीक है, उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 226, उच्चतम न्यायालय की अपने आदेश या निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 137, और इसका गठन हो जाएगा आपका 124। ठीक है ना, तो 3, 4, 2 और 1, देखिए मिलाते हैं कहाँ पर, 3, 4, 2, 1, ऑप्शन ए में। और देखिए इसी प्रकार से मैंने जो है अपना एक अलग मैंने आपको फुल लेंथ टेस्ट कराया हुआ है। ठीक है ना, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न वहाँ से इसमें रिपीट हो गए हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए धर्मनिरपेक्षता यानी कि पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है। अच्छा आपको याद होगा 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसी के अंतर्गत जो है प्रस्तावना में संशोधन हुआ था और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था कब, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका मतलब क्या है कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। भारत विभाजन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है ये आपको बताना है। तो भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, बिल्कुल ये द्विराष्ट्र भारत पाकिस्तान सिद्धांत था, ये आपका सही है। पूछा गया कौन सा सही नहीं है। देखिए धर्म के आधार पर 2 प्रांत पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, बिल्कुल, और विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, ऐसा नहीं था कुछ। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, गलत दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा 1960 में बम्बई से अलग होकर के महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे। कब बनाए गए थे, 1960 में, बिल्कुल ये सही दिया गया है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बना था, ये आपका सही नहीं है। देखिए मणिपुर को अलग करके मेघालय नहीं बनाया गया था। दरअसल 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, कौन कौन, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों असम से अलग होकर के पूर्ण राज्य का दर्जा इनको दिया गया है। तो ये मेघालय राज्य बनाया गया था, मणिपुर से अलग होकर के नहीं। ठीक है ना, जिसको ध्यान रखिएगा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों असम से अलग हुए थे। बाकी नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में। ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है ना, तो कौन सा इसमें से असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा कि 1975 के आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे। अच्छा प्रधानमंत्री तो आपको याद है ना, इंदिरा गांधी जी थी, और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 25 जून 1975 को इन्होंने ही, यानी कि जो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, 25 जून 1975 को, डेट और सन याद रखिएगा, इन्होंने ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया था। ठीक है, और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा संविधान का जो आर्टिकल 352 है, इसी के तहत आधिकारिक तौर पर यह जारी किया गया। आपातकाल 25 जून 1975 से प्रभावी था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है। अच्छा, ये संघात्मक व्यवस्था लिया कहाँ से गया है, तो कनाडा से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। और संघात्मक कनाडा से लिया गया है। तो संघात्मक में क्या है, संघात्मक में जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन आपने बखूबी पढ़ा होगा, 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत चीन समझौता 1954 के अंतर्गत शामिल पंचशील सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं था। बताइएगा, नहीं था पूछा गया है। पंचशील समझौता कब हुआ था, तो फ्रेंड्स देखिए यह भारत और चीन के बीच हुआ था अप्रैल 1954 में। ठीक है ना, 1954 में, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना था। दूसरा, पारस्परिक अनाक्रमण था। तीसरा, एक दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करना था। चौथा, समानता और पारस्परिक लाभ था। और पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था। तो यहाँ पर देखिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न करना था, और समानता और पारस्परिक लाभ था। एक रक्षा व्ययों में क्रमागत रूप से कमी लाना, ये नहीं था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं था। देखिए, सरकारी सेवाओं में कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी। प्रश्न को एक बार और से पढ़िएगा। कंपनी में जो है यहाँ पर पूछा गया है सरकारी सेवाओं में कंपनी के महत्वपूर्ण जो पद होते थे उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम यानी किस एक्ट के द्वारा शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए, ये शुरू किया गया था आपको 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम ने खुली प्रतियोगिता के सिद्धांत को स्वीकार किया और सेवाओं में नामांकन की प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है ना, इसके बाद 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जिसने सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए नियमों और विनियमों को तैयार किया था। तो यहाँ पर 1853 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 2 उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं। बताइए कौन सा ये आपका उपबंध है। अच्छा, न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो फ्रेंड्स अमेरिका से लिया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और ये आपका अनुच्छेद 32 है और अनुच्छेद 226 है। अनुच्छेद 32 के तहत आपको याद है ना कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। जुडिशियल रिव्यू इसको कहा जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन को, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, सूची दिया गया है, सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ जो है विटामिन दिया गया है, दूसरी तरफ उनसे अभावजन्य रोग दिया गया, मतलब कमी से कौन सा होता है। अच्छा, विटामिन ए की कमी से जो है दृष्टिहीनता होता है ना, मैंने आपको बताया था, रतौंधी होता है। ठीक है ना, चलिए जेरोफिलेथेलमिया भी कहा जाता है इस रोग जो होता है इसकी कमी से। विटामिन B1 की बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। तो आप मिला लीजिएगा, आपका हो जाएगा 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद आपका 4, 3 1 4, ये वाला सही हो रहा है ना। यहाँ से आप पहले मिला लीजिए। ठीक है ना, यहाँ से अगर गलत भी होता है तो पहले यहाँ से आप मिला करके कंफर्म कर लीजिए। चलिए, केचुए में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केचुआ में, अच्छा केचुआ किस संघ के अंतर्गत आता है, तो केचुआ जो आता है ये एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है। अगर पूछा जाएगा कि केचुआ, जोंक, ये सब एनेलिडा में आते हैं। ठीक है ना, केचुआ, जोंक ये सब किस संघ में आता है, तो फ्रेंड्स ये एनेलिडा संघ में आता है। ठीक है, और यहाँ पर श्वसन के संदर्भ में पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो केचुआ त्वचा के द्वारा शोषण करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। पादप के किस भाग द्वारा, यानी कि जो पौधे के किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, पत्तियों जो होती है ना, पौधे की पत्तियों, उसमें मौजूद छोटे छोटे छिद्र जिनको कि हम लोग रंग बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है एस्टोमेटा। मैं लिख देता हूँ हिंदी में ही, ठीक है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। एस्टोमेटा, इसको हम लोग एस्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है ना, एस्टोमेटा कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए वायु से कार्बन डाइऑक्साइड यही लेते हैं। ठीक है ना, और ये छिद्र पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं और ये गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए देखिएगा, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसतन श्वसन दर जो होती है ये क्या होती है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये होती है 15 से 18 प्रति मिनट। ठीक है ना,
चलिए उसके बाद देखिए, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? यह प्रश्न इधर विगत एक साल में 3 से 4 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया बिहार के। तो फ्रेंड्स ये मेलामाइन है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आग बुझाने वाले जो परिधान पर जो परत चढ़ाई होती है ये मेलामाइन के। उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, यानी कि इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? बताइए, भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सा है? भूपर पट्टी है, भूपर पट्टी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? अब ये प्रश्न रिपीट हो गया इस ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट में। ठीक है, देखिए पौधे की परिधि, पौधे की तनों की परिधि, तो तनी की परिधि में जो वृद्धि होती है ये आपका लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, अथवा कैम्बियम के कारण होती है। ठीक है ना, मैंने बताया था कि आपका लेटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पार्श्व विभाजित तक हो जाएगा। और जो पौधा का जो तना है जो ऊपरी भाग में वृद्धि होती है, यानी उसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी वो आपका होता है शीर्षस्थ विभाजित तक के कारण। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी अधातु? तो ये आपका अधातु जो है ना, सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली, ये आपका कौन है? ब्रोमीन है। ठीक है ना, ब्रोमीन एक हाइड्रोजन तत्व है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी हैं? जल के कठोरता के लिए, तो देखिए पानी की कठोरता के लिए जल्दी बताइए। पानी की कठोरता के लिए मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जिम्मेदार होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। अच्छा, पानी की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक अस्थाई होती है और एक अस्थाई होती है। एक अस्थाई होती है, ठीक है ना, एक होती है अस्थाई और एक होती है अस्थाई। क्लियर। अच्छा, ये जो अस्थाई है ना, अस्थाई कठोरता, यह मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है ना। और ये जो अस्थाई कठोरता होती है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है। तो ये दोनों ध्यान रखना आपको। चलिए निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतरोष्मी यानी कि एंडोधर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? बताइए, कोशिका की आंतरोष्मी यानी कि एंडोधर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है उपयोग किया जाता है ग्लूकोज का, और कोशिकाएं ग्लूकोज को तोड़ करके एटीपी उत्पन्न करती है, जिसका उपयोग विभिन्न कोशिकीय कार्यों के लिए किया जाता है। और यह प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन कहलाती है, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एटीपी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है? किस ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है ग्रुप डी के तत्वों को। ठीक है ना, ग्रुप डी के। और यह आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, इसको आप ध्यान रखना है। क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थाइमस ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? थाइमस ग्रंथि के संबंध में चलिए बताइए। थाइमस ग्रंथि, देखिए कौन सा असत्य है? यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। जी नहीं, यही कथन असत्य है। यह ग्रंथि जो है थाइमस ग्रंथि, यह कौन सी हार्मोन निकालती है? तो ये थाइमोसिन नामक हार्मोन निकालती है। ठीक है ना, थाइमोसिन नामक हार्मोन, थाइमोसिन नामक हार्मोन निकलता है इससे। तो यही गलत है। तो ऑप्शन ए जो है ये असत्य दिया गया है। थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित होती है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये थायरॉक्सिन हार्मोन, तो ये थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। तो ये तो गलत हो गया, तो गलत ही पूछा गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, जैसे बताया कि प्रतिरक्षा प्रणाली को जो है ये मजबूत बनाती है, बाकी सही दिया गया है इसमें। चलिए अब यहाँ पर मिलान करना है और राइट आंसर चुन करके बताना है। अब देखिए यहाँ पर गामा किरण, तो गामा किरण हो जाएगा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने। एक्स किरण आपका हो जाएगा नैदानिक साधन और उपचार में। परावैग्निक किरण हो जाएगा आपका किसमें? जल शोधन और कीटाणु को नष्ट करने में। और रक्त किरण हो जाएगा आपका मध्य ताप बनाए रखने में। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका कौन सा? 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1 और 3 ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो V इक्वल टू होता है क्या, IR, आपने पढ़ा हुआ है V इक्वल टू IR, यही ना ओम का नियम है। चलिए उसके बाद देखिएगा क्वासियोरकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। अच्छा, क्वासियोरकर जो होता है ना, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है और ये सामान्यतः जो होता है ये 1 से लेकर के 3 वर्ष के बच्चों में होता है और इसमें जो है आपके उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन आहार देने से होता है। तो ये सब आपका सही दिया गया है। असत्य कथन पूछा गया है, तो देखिए ये 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका पोषण माँ के दूध द्वारा होता है उसमें होता है, नहीं, सामान्यतः 1 से लेकर के 3 वर्ष के बच्चों में होता है जब उनको प्रोटीन नहीं मिलता है तब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बताइएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा MgOH का होल 2 होता है, ठीक है ना, और ये क्षारीय होता है, बेसिक होता है, तो यहाँ पर क्षारीय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, आपको पता है ना। इसका उपयोग जो है पेट में एसिड को बेअसर करने के लिए एंटासिड के रूप में होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अपने उड़ान पथ में अवरोधकों को पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करते हैं। चमगादड़ किसका उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए चमगादड़ जो करते हैं ना, ये अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करते हैं, यानी कि पराश्रव्य तरंगों का। किसका, पराश्रव्य तरंगों का। वे इन तरंगों को उत्पन्न करते हैं और फिर उनसे टकरा करके वापस आने वाली जो प्रतिध्वनि होती है उनको सुनते हैं, जिनसे कि उन्हें अपने रास्ते में आने वाली वस्तुओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, अच्छा एक होता है श्रव्य तरंग, मैंने बताया था ना आपको, श्रव्य तरंग होता है जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज कह लीजिए, इस रेंज के ध्वनि तरंग होते हैं। इसको हमारी कान सुन सकती है। जो 20 हर्ट्ज से कम होता है, जिसको हम नहीं सुन सकते, उसको हम लोग अवश्रव्य बोलते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग अवश्रव्य बोलते हैं, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंफ्रासोनिक। और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का है उसी को हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य, यानी कि अल्ट्रासोनिक। तो यहाँ पर पराश्रव्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए यदि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा हो, वेग दुगुना कर दिया जाए, तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। देखिए हाफ mv² होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसका द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, हाफ द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, m/2 हो गया, और वेग को दुगुना कर दिया जाए, यानी कि 2v का स्क्वायर कर दिया जाए, यही ना है। अब देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न बनाएगा ना, तो आप सबसे पहले इस फॉर्मूला को हमेशा बाहर रखने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ एक बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हाफ m/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4v² हो जाएगा, क्योंकि ये डबल है तो 4v²। अब इस कंडीशन में बोला है ना कि हमेशा आप इस फॉर्मूले को बाहर रखने का प्रयास करिएगा। इस फॉर्मूला को हम बाहर करेंगे तो हाफ निकालेंगे, उसके बाद हम इस m को निकाल लेंगे, उसके बाद इस v² को हम निकालेंगे। ठीक है, अब अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 2 और 4, ऊपर बच गया आपका 4 और इधर बच गया 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इसको 2 टाइम में काट देंगे तो क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हैं फॉर्मूला, और बच जा रहा है इधर 2, यानी कि दुगुना हो जाएगा ना। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे ना तो कभी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूध से, क्रीम या दही से मक्खन का निकलना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ये करता है आपका अपकेंद्री बल पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जीवाणु से नहीं होते हैं, तो देखिए पोलियो वायरस से होता है, खसरा वायरस से होता है, और मलेरिया परजीवी से होता है। तो ये जीवाणु से नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा बी, सी और ई राइट आंसर हो जाएगा, बी, सी, ई, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। संक्रामक रोग, तो देखिए कौन सा संक्रामक रोग नहीं है इसमें से। तो देखिए इसमें से देखिए ये चिकन पॉक्स है, तपेदिक है यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, हैजा है, कैंसर नहीं है इसमें से। ठीक है, अच्छा उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। उत्तल दर्पण को, तो देखिए उत्तल दर्पण को जो है डाइवर्जिंग कहा जाता है, यानी कि अपसारी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी कहा जाता है। ठीक है ना, इसका कारण यह है कि जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती हैं तो वे परावर्तन के बाद फैल जाती हैं या अपसरित होती हैं, इसलिए इसको अपसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है ना, तो उत्तल को जब अपसारी कहेंगे तो अवतल को क्या कहेंगे, अवतल को अभिसारी कहेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा मिलान करना है। यहाँ पर देखिए स्टेनलेस स्टील क्या है, मिश्र धातु पर। सोना क्या है, स्वर्ण क्या है, तो अक्रिय धातु है। ठीक है ना, क्यों अक्रिय धातु है, तो क्योंकि यह
आपका आसानी से अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। सल्फर आपका अधातु है और मैग्नीशियम आपका धातु है। तो मिला लीजिए 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है, तो आपको पता होगा निश्चित रूप से भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, देशांतरीय विस्तार पूछेगा, तो देशांतरीय विस्तार हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर पर। ठीक है, ये वाला देशांतरीय है, ये अक्षांशीय है। देखिए, कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है ना फ्रेंड्स, ये आपका सिक्किम में पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। चलिए, भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दर्रों, जो दर्रा है ना, दर्रा, उनको व्यवस्थित करना है। ध्यान रखना पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व में सबसे पहले हम चलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? सबसे पहले आपका हो जाएगा दीफू, फिर जलजपला सिक्किम में पड़ेगा, नीति उत्तराखंड में पड़ेगा, और ये आपका चलाएगा रोहतांग जो कि हिमाचल में पड़ेगा। तो ऑप्शन ए सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है? दाहिनी सहायक नदी। तो देखिए, गंगा नदी प्रणाली में दाहिनी ओर से मिलने वाली जो प्रमुख सहायक नदी है उसमें यमुना, चंबल, सोन, बेतवा, केन शामिल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 25 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। ठीक है ना, किस तट के सहारे? तो फ्रेंड्स, ये कोरोमंडल तट के सहारे। उसके बाद देखिए, सैन्य सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? समुद्र व्यापार का, तो आपको पता है ना कि समुद्री पतन नगर कौन था? तो ये आपका लोथल था। इसी का जो है समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था, गुजरात में पड़ता है। निम्न राजाओं पर विचार करिए और बताना कि कौन इसमें बुद्ध के समकालीन थे। तो देखिए, बुद्ध के समकालीन जो थे ना, इसमें से आपके कौन कौन से थे? तो बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, प्रसेनजीत थे, ये सब थे, उदयन भी था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ये बिंदुसार नहीं था। ठीक है ना, तो 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? तो फ्रेंड्स, ये किस में कहा गया? अभिज्ञान शकुंतलम में कहा गया। दरअसल देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम में जो है ना, आपको याद होगा कि राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है, बट साथ साथ इसमें एक गरीब मछुआरों के साथ राज्य के कर्मचारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का भी वर्णन है। ये कालिदास की नाटक है, आपको याद होगा। अच्छा, मृक्षकटिकम किसकी रचना है? तो मृक्षकटिकम जो है ना, ये आपका शूद्रक का है। किसका है? शूद्रक का है। और मुद्रा राक्षस किसका है? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है। किसका है? विशाख दत्त का, ये याद रखना आपको। हर्षचरित वानभट्ट का है। चलिए, उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र में, अच्छा देखिएगा, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो विनिर्माण, निर्माण, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर देखिए विनिर्माण दिया गया जो कि द्वितीय क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि, वानिकी, खनन, ये सब आता है। और तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को। इसमें बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन सेवा, ये सब आता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? भारत में निर्धनता रेखा का आकलन, तो फ्रेंड्स ये किया जाता है NSSO के द्वारा। NSSO के द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, किसी भी राष्ट्र की औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है? बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी भी राष्ट्र की औसत प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है, ये उस राष्ट्र की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। ठीक है ना, देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर, कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर के। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का कार्य है? देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। 1995 में इसका स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ठीक है, और देखिए इसमें पूछा गया है कि इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण, तो फ्रेंड्स ये आपको पता है कि ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में
मिश्रित अर्थव्यवस्था को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम लोग नाबार्ड बोलते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रीवियस सेशन में भी मैंने पूरे डिटेल में बताया था कि इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है इसका, ठीक है ना। और साजी के भी अभी इसके अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है? सकल घरेलू उत्पाद को यानी कि जीडीपी को। तो किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ठीक है ना। निम्नलिखित में से देखिए कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? तो देखिए करेंसी नोट जारी करती है कौन? तो फ्रेंड्स ये करती है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। अच्छा, वर्तमान में संजय मल्होत्रा जो हैं, संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। दोनों ध्यान रखना, आपको राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है तो 1949 में। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम, तो सबसे पहले इसमें यूनानी हो जाएगा, यानी कि हिंद यमन, फिर उसके बाद शक, फिर उसके बाद पार्थियन और फिर उसके बाद कुषाण। तो देखिए हिंद यमन शक पार्थियन, यानी कि हिंद पार्थियन और कुषाण, ये वाला क्रम सही है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? इलाहाबाद का अशोक स्तंभ, तो फ्रेंड्स ये सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में। और समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन के द्वारा जो है इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र की रचना किया गया था। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों के द्वारा किया गया था? तो कुतुब मीनार की नींव जो रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था और इसके निर्माण कार्य को पूरा कराया था किसने? तो फ्रेंड्स इल्तुतमिश ने। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिए मिलान करना एक तरफ मंदिर है और उनका स्थान दिया गया है। तो सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो आपको पता है कि ये पड़ता है कोणार्क में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ये भी उड़ीसा में ही है कोणार्क। जैन मंदिर पड़ेगा आपका कहाँ पर? तो माउंट आबू में। और कंदरिया महादेव खजुराहो में। तो इसको मिलाइएगा तो आपका हो जाएगा 2, मतलब 2 1 और देखिए 4 3, ठीक है ना। चलिए 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, ठीक है ना। और इसमें सबसे पहले बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। और फाइनली 1912 में जो है दिल्ली राजधानी बनी थी। घोषणा 1911 में हुआ था बट राजधानी बनी थी 1912 में दिल्ली। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। तो पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों। चलिए, उसके बाद देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, सही है। लोग जालियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे, ये भी करेक्ट है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था, तो ये सभी सत्य है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा कि 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू को कौन सा पद मिला था? तो देखिए जो अंतरिम सरकार थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री का पोस्ट मिला था। प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में है, ठीक है ना। तो उत्तराखंड हिमालय। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? अच्छा, मैंने कराया था आपको कि भारत का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग को, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर मेलोसिस बेसिन पूछा गया है, तो ये मिजोरम को कहा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नरम और संगठित जमाव से बना हुआ है, ठीक है ना, मोलेसिस बेसिन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट आंसर मणिपुर हो जाए, सॉरी मिजोरम हो जाएगा, मैं ही गलत कर रहा हूँ, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से देखिए भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? अच्छा देखिए शरावती नदी पर स्थित जो है ना ये जोग जलप्रपात है, ये कर्नाटक में पड़ता है। अच्छा शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, ध्यान रखिएगा ये कावेरी नदी पर है, सब मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। दूध सागर जो है दूध सागर ये आपका है किस पर? तो ये मंडवी नदी पर है, मंडवी नदी पर स्थित है गोवा में, ठीक है ना। और ये आपका धुआंधार जो है ये नर्मदा नदी पर है। तो सब ध्यान रखना आपको, ठीक है।
रिंग ऑफ फायर जो है ये किस महासागर की विशेषता है? रिंग ऑफ फायर, ठीक है ना, बताइए। तो ये प्रशांत महासागर की है, और यह एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रशांत महासागर के किनारों के आसपास फैला हुआ है, जहाँ टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियाँ जो हैं, जो गतिविधि हैं उसके कारण अक्सर यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी का विस्फोट होते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रशांत महासागर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है वह उत्पन्न होती है किससे? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो मुक्त होती है वह उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स ये आपका उत्पन्न होती है जल से, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर से, ठीक है। 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक था? महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक था किस केंद्र शासित प्रदेश में? यहाँ पर देखिए केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, बताइए, यानी कि महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा थी। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर थी? तो आपको याद रखना है ये आपका पुडुचेरी में था, पुडुचेरी में था, ठीक है ना। पुडुचेरी में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक थी, जो कि महिला की जनसंख्या 1037 हुआ करती थी और पुरुष की 1000, तो महिला जनसंख्या ज़्यादा थी। उसके बाद देखिएगा कि नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है, इसको आप ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कब मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? 9 जनवरी को। और यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये पहली बार 2003 में मनाया गया था, और इसलिए ये 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से देखिए कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा का विरासत नहीं है? देवदासी नृत्य परंपरा का विरासत नहीं है, तो इसमें से आप देखेंगे तो मणिपुरी नहीं है, ठीक है ना, मणिपुरी नहीं है, मणिपुरी देवदासी नृत्य परंपरा का विरासत नहीं है, ठीक है। देवदासी नृत्य परंपरा जो मंदिरों में देवदासियों के द्वारा जो है किया जाने वाला नृत्य प्रथा है, मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, मैंने बताया ना, जिसका उद्देश्य राज्य के तहत प्रमुख भूमिका निभाते हुए आर्थिक विकास को गति देना था। इसको किस रूप में जाना जाता है? तो जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था ये 1956 से लेकर के कब से था? 1961 तक था ना। और ये था आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर, तो पीसी महालनोबिस योजना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को किसको सूचित करे? बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विधान प्रस्ताव के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे, ठीक है ना। राष्ट्रपति यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष में किया गया था, किस वर्ष में? अभी मैंने बताया था कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। संजय मल्होत्रा अभी आरबीआई के गवर्नर हैं और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कौन हाल ही में देखिए महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुना गया है। महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए किसको चुना गया है? तो फ्रेंड्स ये चुना गया है राम सुतार को। राम सुतार एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, और आपको याद होगा कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है ना, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसी को इन्होंने डिजाइन भी किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में नामित घोषित किया गया है? तो असम राज्य की दूसरी राजधानी जो होगा ये कौन होगा? तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा कौन सा? डिब्रूगढ़, ठीक है ना, डिब्रूगढ़ हो जाएगा। अच्छा असम की राजधानी है कहाँ? ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताइए तो मैं देखूँ कितने लोग जानते हैं। हाल ही में देखिए कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश बना है? अब देखिए अभी आपको अब 10वां सदस्य देश पूछा गया, ये 11वां अब नहीं पूछा जाएगा, अब 10वां इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि उस समय जो है साउथ अफ्रीका में 2023 में ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया और सऊदी अरब ये 5 देश शामिल होने की घोषणा किए थे। अब बाद में हुआ क्या कि इसमें सऊदी अरब शामिल ही नहीं हुआ, तब जाकर के 10वां सदस्य बना इंडोनेशिया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो प्रथम पुरस्कार जीता है किसने? तो उत्तर प्रदेश की झांकी ने। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम था, ध्यान रखना है आपको। चलिए और इसमें गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के महामहिम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो।
देखिएगा कि भारत के किन दो स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली, ये दोनों ध्यान रखिएगा। पिछला जो टेस्ट था ना उसमें ये केवल मूसी नदी था, अब बस भुज जो गुजरात वाला है ऐतिहासिक जल प्रणाली को भी ध्यान रखना है। दो जो है यही दोनों हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है ये किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित योजना है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो फ्रेंड्स ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ये प्रशासित है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर यानी कि साहित्य शहर घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स, साहित्य शहर पहला घोषित किया गया किसको? तो आपको याद होगा कोझिकोड को किया गया है, कोझिकोड को, ठीक है ना, कोझिकोड राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वानी योजना, ठीक है ना, पीएम वानी योजना, आपको याद रखना है पीएम वानी योजना, ये किससे संबंधित है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म ही होता है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है ना। तो यानी कि ये सार्वजनिक वाईफाई से संबंधित है। देश में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करके इंटरनेट सेवाओं को प्रसार और बढ़ावा देना है। चलिए 38वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा रहा था टीम? अच्छा, ये हुआ था उत्तराखंड में, 38वां का आयोजन उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है ना। और इसमें पदक तालिका में सर्विसेज जो रहा था ये सबसे टॉप पर रहा था, तो सर्विसेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सर्विसेज टॉप पर रहा था, क्लियर। उसके बाद दूसरे स्थान पर रहा था महाराष्ट्र और तीसरा स्थान पर हरियाणा रहा था। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर देखिए छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। हिंदी भाषा के बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा छत्तीसगढ़ी जो होती है ना ये हिंदी भाषा की उपभाषा है और यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का, तो देखिए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ठीक है ना। देखिए किस तिथि को हिंदी में राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो आपको याद होगा 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1939 को जो है 1949 को हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की संघभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, 1949 14 सितंबर को। चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सा है? बताइए, चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्ति, तो घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किस विकल्प में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? अच्छा, बिहार पुलिस में ही पूछा गया था कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसमें से कौन सा कारक है? तो हिमालय से निकलती है, यानी कि अलगाव हो रहा है, इसमें अपादान कारक है। बट यहाँ पर संप्रदान पूछा गया है, तो संप्रदान भी जान लीजिएगा, ये बच्चों के लिए मिठाई लाओ, ये आपका होगा, क्योंकि संप्रदान में क्या होता है? संप्रदान में होता है के लिए, को लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए के लिए लगा हुआ है। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अंतर्निहित का, तो ये अंतः प्लस निहित होगा, अंतः प्लस निहित होगा, इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये ध्यान रखना आपको। देखिए सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? सब लोगों से संबंध रखने वाला, तो फ्रेंड्स ये सार्वजनिक है, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि गलत इसमें स्पेलिंग किसका है? इसमें गलत स्पेलिंग जो है ये डिसिप्लिनरी का है। ये इस तरह से लिखा जाता है DISCIPLINARY, ये वाई है, ये इस तरह से डिसिप्लिनरी लिखा जाता है, इसका मतलब अनुशासनात्मक होता है, ठीक है ना। चलिए, वाइल आई एग्री खाली स्थान का हिज प्रपोजल दिस टाइम आई डू नॉट ऑफन एग्री खाली स्थान हिम, तो आई वाज एग्री टू हिज प्रपोजल, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले टू का इस्तेमाल होगा और आई डू नॉट ऑफन एग्री विथ हिम होगा, तो यहाँ पर पहले टू होगा और फिर यूथ होगा, तो यहाँ पर देखिए टू और विथ का प्रयोग होगा, पहले टू फिर विथ। थॉमस कप का संबंध पूछा गया है किससे है? फ्रेंड्स आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। बैडमिंटन से है थॉमस कप का संबंध, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो भारत में अब चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा, ये आप जानते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए 90 प्रश्नों में आप अपना स्कोर बताइए। देखिए 91 से लेकर के 100 तक में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न भी आप देख करके चाहे तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है, इसमें आपके मैथ के क्या हुआ मैं आंसर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है ना, इसका आंसर मैं टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा।